वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जिस तरह के आपके एग्ज़ाम में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लेके आता है, जिससे कि आपके सारे एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे पहला क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? टाइलिन, पेप्सिन, कार्बोहाइड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए यानी टाइलिन। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या कहलाता है? जिंक कहलाता है, लोहा कहलाता है, ग्रेफाइट कहलाता है या सोडियम कहलाता है? इसका सही जवाब होगा बी, लोहा कहलाता है। हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला तत्व है उसे हम लोहा कहते हैं और लोहा पाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन, काला हीरा किसे कहा जाता है? कार्बन को, कार्बोनेडो को, सोडियम को या ग्रेफाइट को? इसमें पूछा जा रहा है काला हीरा के बारे में। तो काला हीरा जो कहलाता है वो कहलाता है कार्बोनेडो को। हमारा जवाब होगा बी। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, काला शीशा किसे कहा जाता है? सोडियम को, ग्रेफाइट को, कार्बन को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी यानी ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। अब अगला सवाल, ऊंट की गर्भावधि काल कितने दिनों की होती है? 300 से 350 दिनों की, 310 से 350 दिनों की, 320 से 350 दिनों की, 330 से 350 दिनों की? इसका सही जवाब होगा हमारा सी, 320 से 350 दिनों की ऊंट की गर्भावधि काल कहलाती है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, देख रहे हैं ना। उसमें पूछा गया था, ऊंट के बारे में पूछा जा रहा था और इसमें पूछा जा रहा है गाय के बारे में। गाय तथा भैंस की का गर्भावधि काल कितने दिनों की होती है? 250 से 380 दिनों की, 250 से 300 दिनों की, 250 से 320 दिनों की, 250 से 340 दिनों की? इसका सही जवाब होगा बी, 250 से 300 दिनों की गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल होती है। अब अगला सवाल, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का जो है सिद्धांत वो किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय संलयन पे या ए और बी दोनों पे या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब होगा ए, नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पे है। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, उसमें पूछा गया था परमाणु सिद्धांत के बारे में और 8वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? देख रहे हैं ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया था परमाणु के बारे में और इसमें पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के बारे में। इस बम के बारे में, सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है। नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा होता है या नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है या ए और सी दोनों के द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा ए यानी नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो आधारित है वो नाभिकीय संलयन पे है। अगला सवाल,
शुद्ध जल में ध्वनि का वेग कितना होता है? 1430 मीटर सेकेंड, 1435 मीटर सेकेंड, 1440 मीटर पर सेकेंड, 1445 मीटर पर सेकेंड। इसका सही जवाब होगा बी, 1435 मीटर पर सेकेंड। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, नमकीन जल में ध्वनि का वेग कितना होता है? 1400 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड, 1600 मीटर पर सेकेंड या 1700 मीटर पर सेकेंड। इसका सही जवाब होगा बी, यानी 1500 मीटर पर सेकेंड। उसमें 9वां क्वेश्चन में पूछा गया था नमकीन जल के बारे में, और 10वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसमें पूछा गया था 9वां क्वेश्चन में पूछा गया था शुद्ध जल के बारे में, और 10वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नमकीन जल के बारे में, और दोनों का जो जवाब होगा वो अलग अलग होगा, आप देख ही चुके हैं। अब अगला सवाल, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है, बर्तन में जो कलई होता है उसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का, या अमोनियम क्लोराइड का, या पोटासियम क्लोराइड का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी, अमोनियम क्लोराइड का। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, नॉन स्टिक बर्तनों की परत बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की, अमोनियम क्लोराइड की, या पोटेशियम क्लोराइड की, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए, टेफ्लॉन की। देख रहे हैं ना इस किस प्रकार का मैं क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, और किस तरह से कंफ्यूज कर रहा है। उसमें पूछा गया था, देखे ना 11वां क्वेश्चन में पूछा गया था बर्तनों में किस प्रकार की कलई किया जाता है, और 12वां क्वेश्चन में पूछा जाता है नॉन स्टिकी बर्तनों में किसकी परत बनी चढ़ी होती है। आप देख ही चुके हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन मैं आपके लिए हमेशा लेके आता ही रहूँगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगला सवाल, जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, पोटासियम से, ग्रेफाइट से, पोटेशियम क्लोराइड से, अमोनियम क्लोराइड से। इसका सही जवाब होगा सी, पोटेशियम क्लोराइड से। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, उसमें पूछा गया था 13वां क्वेश्चन में जल की अस्थायी कठोरता के बारे में पूछा गया था, और 14वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है मैग्नीशियम से, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा हमारा सी, यानी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, वो क्या कहलाता है? पिटवा लोहा कहलाता है, ढलवा लोहा कहलाता है, या दोनों, ए बी दोनों कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए, यानी पिटवा लोहा कहलाता है। लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, लोहे का सबसे उत्तम किस्म, यहाँ कोयला लिखा गया है, किस्म होता है वो कौन सा होता है? क्लोराइड, ग्रेफाइट, एंथ्रेसाइट, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी, एंथ्रेसाइट।
अब अगला सवाल आपके लिए, इसमें पूछा जा रहा है 17वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है? सेरीकल्चर से, एपीकल्चर से, या ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा बी, यानी एपीकल्चर से। मधुमक्खी पालन जो कहलाता है वो एपीकल्चर कहलाता है, उसे हम एपीकल्चर से डिनोट करते हैं। उसी से मिलता जुलता हुआ सवाल है, रेशम उत्पादन का संबंध किससे है? सेरीकल्चर से, एपीकल्चर से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ए, यानी सेरीकल्चर से। रेशम उत्पादन जो कहलाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। देख रहे हैं ना मैं किस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, सिमिलर टाइप का और कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन जो मिलता जुलता है लेकिन इसका जवाब अलग अलग हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। अब अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां होती है, वो जो होती है मांसपेशियां मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, वो क्या कहलाती है? ग्लूटियस मैक्सिमस, स्टेपेडियस, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ए, ग्लूटियस मैक्सिमस। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इसमें पूछा गया है 19वां में मनुष्य की सबसे बड़ी मांसपेशी, और 20वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है वो क्या कहलाती है? ग्लूटियस मैक्सिमस, स्टेपेडियस, या यकृत, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा बी, स्टेपेडियस। अब अगला सवाल, CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें से सभी, यानी सभी होता, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? इसका सही जवाब होगा, ये जो कहलाता है CO2 का गुण वो अम्लीय कहलाता है, यानी हमारा जवाब होगा ए। अब अगला सवाल, CO गैस का गुण क्या होता है? देखें ना, सिमिलर टाइप का है ना क्वेश्चन, उसमें CO2 का गुण पूछा गया था और इसमें 22वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है CO गैस का गुण क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, कार्बनिक अम्लीय होता है, या उदासीन होता है? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा अम्लीय होता है। अब अगला सवाल, सॉरी उसमें अम्लीय नहीं, ये अम्ल होगा। यहाँ 22वां क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट हुई है। CO गैस का गुण जो होता है वो अम्ल हो कहलाता है, अम्लीय नहीं कहलाता, और CO2 का जो होता है वो अम्लीय कहलाता है। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और हो सके तो अपने नोटबुक में भी राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ केडी क्रिएटिव पॉइंट ही आपके लिए लेके आता है। अगला सवाल, हृदय से शरीर की और रक्त कौन ले जाती है? सिरा, धमनी, यकृत, या पिलिया? इसका सही जवाब होगा बी, धमनी। धमनी के द्वारा हृदय से शरीर की और रक्त ले जाती है। जो हमारे हृदय से शरीर में रक्त जो प्रभावित होती है उससे धमनी के द्वारा होता है वो।
अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है वो कौन ले जाती है? अब जो शरीर के थ्रू हमारे हृदय तक जो रक्त पहुंचती है वो किसके थ्रू पहुंचती है? धमनी के थ्रू, शिरा के थ्रू, या यकृत के द्वारा, या प्लीहा के द्वारा? शिरा के द्वारा। आप लोग के याद रखने के लिए मैं बता दूं कि शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाती है वो शिरा के द्वारा। शरीर से हृदय पूछा गया तो आप शिरा याद रख सकते हैं, आपको याद रखने में बहुत आसानी होगा और एग्ज़ाम में बहुत जल्द ही आपको याद आ जाएगा। शरीर से पूछा गया तो हम इसका जवाब शिरा देंगे। आप याद रखने के लिए कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं और कुछ भी अपना ट्रिक बना के अपने नोटबुक में लिख सकते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहे। अगला सवाल, ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है, ए और बी दोनों कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कुछ नहीं कहलाता है? ये जो कहलाता है गलनांक कहलाता है, यानी बी आंसर होगा इसका। अब अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ, द्रव का ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, संलयन कहलाता है, या विखंडन कहलाता है? इसका सही जवाब होगा बी, क्वथनांक कहलाता है। अगला सवाल, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, पेट्रोल में रखा जाता है, या इन सभी में रखा जाता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, पीले फास्फोरस के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा जल में रखा जाता है। पीला फास्फोरस जो हम लोग रखते हैं सुरक्षित, उसको जल में रखते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अब सोडियम के बारे में पूछा जा रहा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब जो होगा वो अलग होगा। सोडियम को हम किस में रखा जाता है? जल में, केरोसिन में, पेट्रोल में, या इनमें से कोई नहीं? हम लोग जो सोडियम को रखते हैं सही पूर्वक और सुरक्षित, उसको हम रखते हैं बी, यानी केरोसिन में। इसका जवाब होगा केरोसिन। अक्सर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होकर अपना जवाब गलत मार बैठते हैं। इसलिए आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो आप अपना ध्यानपूर्वक अपना देखें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मुझे कौन सा इसका जवाब देना। आप लोग जल्दबाजी में कोई भी गलती ना करें और गलत क्वेश्चन करके ना आए। कितना एग्ज़ाम में तो निगेटिव पॉइंट, अक्सर आपको एग्ज़ाम में निगेटिव ही पॉइंट आता है जिसकी वजह से आप लोग का रिजल्ट नहीं बन पाता। रीज़न यही है कि आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं। इसलिए आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठे तो उसको सही रूप से क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छी तरह से पढ़ें और देखें कि क्या पूछा जा रहा है, मुझे क्या जवाब देना है। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बना के लाता हूँ। केडी क्रिएटिव पॉइंट आप लोगों के लिए हमेशा इस तरह का क्वेश्चन बनाता ही रहेगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन और कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग पढ़ें और अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लें कि आप भविष्य में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग कभी गलती ना करें। अब अगला सवाल, आरबीसी का जीवन काल हमारे शरीर में कितना होता है? 110 दिन का होता है, 120 दिनों का होता है, 130 दिनों का होता है, या 140 दिनों का होता है? इसका सही जवाब होगा बी, 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है हमारे शरीर में वो 120 दिनों का होता है। अब पूछा जा रहा है डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल हमारे शरीर में जो होता है वो कितना होता है? 1 से 2 दिनों का, 2 से 4 दिनों का, 3 से 6 दिनों का, 4 से 8 दिनों का? 4 से 8 दिनों का। 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 4 से
इसका सही जवाब होगा बी, यानी 2 से 4 दिनों का। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है, यानी किसके द्वारा होता है? विटामिन के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, वसा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा बी, यानी प्रोटीन के द्वारा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अब अगला सवाल इसी से मिलता जुलता सवाल है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, यकृत में होता है, आंत में होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा बी, यानी यकृत में। हमेशा की तरह मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आता हूँ। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट मैं फैक्ट आपके लिए लेके आया हूँ। कोशिका का पावर हाउस जो कहलाता है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला फैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जीवन की इकाई क्या कहलाती है? जीवन की इकाई जो होती है वो उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका से ही जुड़ा हुआ है। कोशिका की खोज जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले जो कोशिका का खोज किया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका की स्टडी यानी अध्ययन क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो साइटोलॉजी के में करते हैं। हम लोग जो फोटोकॉपी की मशीन में जो तत्व का यूज करते हैं वो होता है, उसे कहा जाता है सेलेनियम। अब इसी से जुड़ा हुआ है कि सेलेनियम का प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है या क्या होता है? सेलेनियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है, हम उसे SE से डिनोट करते हैं या SE कहलाता है। सेलेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सेलेनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 34 होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए अच्छी तरह से लाता हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह से पढ़ लें। और ये इस तरह आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेके आता हूँ जो आप पढ़ें और अपने की नोटबुक में राइट डाउन कर लें। जैसे मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो उसे हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। फ्रिज में फ्रीऑन गैस का उपयोग किया जाता है। हम लोग जो अपने घर में फ्रिज का उपयोग करते हैं उसमें जो गैस यूज किया जाता है वो होता है फ्रीऑन गैस कहलाता है। फ्रीऑन गैस के जरिए ही फ्रिज किसी भी वस्तु को ठंडा करके रखता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? जो लोहा होता है उसमें देखते हैं कुछ दिनों के बाद जंग लग जाता है, तो वो किस परिवर्तन के कारण होता है? तो वो जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन के कारण लोहे में जंग लगता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।